हेलो फ्रेंड्स, डेली करंट अफेयर प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे और पिछली कक्षाओं को आपने देख भी लिया होगा और की नोट्स वाला काम भी कर रहे होंगे। तो इसी तरह से मोटिवेटेड रखिए अपने आप को, क्योंकि एग्ज़ाम्स कभी कैंसिल हो रहे हैं, कभी आ रहे हैं। आप लोगों को कभी कभी दुविधाएं हो रही होगी, बट एग्ज़ाम्स एक बार में आने शुरू हो जाएंगे अभी जल्दी ही, सो चिंता का विषय नहीं है वो। आप लोग अपनी तैयारी को बेहतर रखिए, क्योंकि आप लोगों को अल्टीमेटली जब भी होंगे देने तो है ही है, इस बात में तो कोई दिक्कत है नहीं। तो फिर अपने आप को तैयार रखिए ना। ये तो है नहीं कि नहीं 4 महीने बाद होंगे तो देने नहीं है। तो एग्ज़ाम्स देने हैं तो अपनी तैयारी को, ये टाइम पीरियड है आपके पास, तो इसका सही से यूटिलाइज कीजिएगा ताकि आप अच्छे से बेहतरी से अपनी तैयारी को कर पाएँ, राइट। तो इसी के साथ जो आज के क्वेश्चंस हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में जारी फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2020 की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 89वां, 83वां, 76वां और 52वां, कौन सा मतलब मिला है बताइएगा। फ्रीडम इन वर्ल्ड बताइएगा, भारत को कौन सा स्थान मिला है? फ्रीडम इन द वर्ल्ड जो है, ये रिपोर्ट एक्चुअल में किसके द्वारा जारी किया जाता है? ये किया जाता है एक यूएस बेस्ड एनजीओ है आपका फ्रीडम हाउस। किसके द्वारा? एक यूएस से बेस्ड एनजीओ है, जिसका नाम है फ्रीडम हाउस। फ्रीडम हाउस जो है, इसकी स्थापना एक्चुअल में हुई थी 1941 में, 1941 में इसकी स्थापना हुई थी। वाशिंगटन डीसी में है ये, वाशिंगटन डीसी के अंदर जो है हेडक्वार्टर इसका। लेकिन 1971 के बाद से जो है ये रिपोर्ट जारी कर रही है, फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट। जो 2020 आई है, इसमें इंडिया का क्या स्थान रहा, ये आपके सामने क्वेश्चन है। अब बता दीजिएगा, 1971 से ये जारी कर रही है, बताइए फटाफट से। सो इसमें कौन सा है इंडिया का? 83rd, 83वां स्थान भारत का है। इसके अंदर ध्यान रखिएगा, 83वां स्थान जो है आपका 195 देशों का जो ये रिपोर्ट है, इसके अंदर इंडिया को जो है 83rd रैंक प्राप्त हुआ है, 83वां। ये एक्चुअल में क्या है? फ्रीडम की बात कर रहा है। किस टाइप की फ्रीडम? फ्रीडम के अंदर आ रहा है कि जो डेमोक्रेसीज है उसके अंदर लोगों को लिबर्टी कितनी है, कितना जो है आपको इलेक्शन प्रोसेस जो है उसके अंदर जो है प्रॉपर जो है लिबर्टी है लोगों को, कोई किसी प्रकार का दबाव नहीं है, प्रेशराइज नहीं है। कितना जो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, अपने विचारों को प्रकट करने का कितना जो उनको अधिकार है। तो ये तमाम चीज़ें जो है इसके अंदर शामिल होती है। लेकिन हमारा जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट कार्ड के अंदर जो है हमारी अब जो है रैंक काफ़ी आगे जाती जा रही है। इसके अंदर टॉप कंट्रीज़ की अगर बात करें तो टॉप कंट्रीज़ कौन कौन से है? आपका टॉप कंट्रीज़ है फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन। ये कंट्रीज जो है इनके अंदर फ्रीडम फुल है, ये टॉप कंट्रीज है, ठीक है ना। इसके अलावा इंडिया का 83rd रैंक है। इंडिया का 83rd रैंक पीछे जाने का इतना क्या दिक्कत कहाँ है? एक तो जम्मू कश्मीर इशू। इंडिया का रैंक पीछे गया, क्यों गया? जब हमने पूछा तो हमें पता लगा कि जम्मू कश्मीर इशू, जम्मू कश्मीर में भी आपको पता है स्पेशली इंटरनेट शटडाउन चल रहा है वहाँ पर, काफ़ी लंबे टाइम तक जो है इंटरनेट इशू। उसके बाद जो है इंडिया के अंदर एनआरसी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स का इशू, असम वाला, ये सबसे बड़ा दिक्कत आया। उसके बाद जो है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 वाला, नागरिकता संशोधन अधिनियम जो है 2019 वाला, जिसमें 3 देशों से नागरिकों को जो है मुस्लिम समुदाय को छूट दी गई थी। मुस्लिम समुदाय को छोड़कर बाकी सभी समुदायों को छूट दी गई थी, जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले थे। तो ये जो है, ये चीज़ें जो है जिसके कारण इंडिया का रैंक जो है और पीछे चला गया, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण रहा, ठीक है ना। सो अब क्या है, 195 देशों की सूची में से जो फ्रीडम हाउस जारी करता है, इंडिया का रैंक है 83। किस में? फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट 2020 के अंदर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, पीएम मोदी ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया है? ये आपको बताना है। तमिलनाडु, राजस्थान, केरल और दिल्ली, कौन से राज्य में किया है? बता दीजिएगा फटाफट से। स्टैच्यू ऑफ पीस बताइएगा। इन विच स्टेट? दिल्ली, केरल, तमिलनाडु, राजस्थान, कहां पर किया है? तो स्टैच्यू ऑफ पीस जो है जैन आचार्य, एक्चुअल में जैन आचार्य श्री विजय सूर्यवर जी महाराज जो है, उनके 151 की जयंती पर जो है अनावरण किया गया इसका। जो जैन आचार्य जी है कौन? श्री आपके विजय वल्लभ आपके सूर्यवर जी महाराज, उनकी 151वीं जयंती पर, नाम काफी बड़ा है इनका, ठीक है ना, श्री आपके विजय
सूरीवर या विजय वल्लभ सूरीवर जी महाराज जो है, इनकी 151वीं जयंती पर 151 इंच ही ऊंची जो है एक मूर्ति का अनावरण किया है राजस्थान के पाली में, जैतपुरा के अंदर। ठीक है ना, राजस्थान के पाली के अंदर जो है, पाली राजस्थान के अंदर, इतना ध्यान रख लेना आप लोग, राजस्थान के पाली के अंदर जो है किया गया 151वीं जयंती पर स्टेच्यू ऑफ पीस, और 151 इंच जो है इसकी ऊंचाई है, इस प्रतिमा का अनावरण किया गया है। ठीक है ना, तो ध्यान रखना है, राजस्थान के अंदर पाली के जैतपुरा के अंदर। ठीक है, और किसकी पूछे तो श्री विजय वल्लभ सूरीवर। ठीक है, श्री विजय वल्लभ सूरीवर जी। ओके, तो ये ध्यान रखना है। इसके अंदर 8 धातुओं का प्रयोग करके बनाया गया है, 8 धातुओं का प्रयोग करके बनाया गया है, जिसके अंदर तांबा प्रमुख है। ठीक है ना, तांबा जिसके अंदर मुख्य रूप से यूज हुआ है। 8 धातुओं के अंदर से तांबा जो है सबसे ज्यादा मुख्य रूप से प्रयोग किया गया। तांबा आपको पता होगा, राजस्थान में खेतड़ी जो है राजस्थान में तांबे की वेरी वेरी फेमस माइन है, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। खेतड़ी को भारत का कॉपर कैपिटल भी कहा जाता था पहले, राइट। इसके अलावा वर्तमान में जो है मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा तांबे की प्रोडक्शन करता है। मलांज खंड जो है वो नया कॉपर कैपिटल है भारत का, इन द बालाघाट डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, तो वो नया कॉपर कैपिटल है वर्तमान में इंडिया का। सो तांबा जो है भंडार की बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक आज भी, और तांबे का प्रोडक्शन जो है वो कौन कर रहा है, वो मध्य प्रदेश सर्वाधिक कर रहा है। ठीक है, तो श्री विजय वल्लभ सूरीवर जी जो है इनके 151वीं जयंती पर स्टेच्यू ऑफ पीस और स्टेच्यू ऑफ यूनिटी आपको पता ही है सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए गुजरात के अंदर है, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, राजस्थान के पाली में है, तो राजस्थान यानी बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने भारत में डीजी पाइवोट नामक सेवा की शुरुआत की है। कौन सी कंपनी ने की है डीजी पाइवोट नामक सेवा, बता दीजिएगा। इन्फोसिस, विप्रो, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट। व्हाट इज द करेक्ट आंसर, डीजी पाइवोट बताओ। डीजी पाइवोट जो है वो किसके द्वारा की गई, विप्रो, माइक्रोसॉफ्ट, इन्फोसिस और गूगल। ये एक्चुअल में डीजी पाइवोट क्या है वो बता देता हूं मैं थोड़ा सा इसके बारे में। ये एक्चुअल में महिलाओं को, जो काम कर रही है महिलाएं, अभी कार्यरत है कहीं ना कहीं वो, या फिर ना भी कर रही हो, ऐसी महिलाओं को जो है डिजिटल मार्केटिंग का कौशल दिया जाएगा। महिलाओं को कौशल विकास के लिए जो है, महिलाओं के कौशल विकास के लिए एक प्रकार की योजना है जो कि गूगल के द्वारा जो है शुरू की गई है। किसके द्वारा, गूगल के द्वारा, गूगल इंडिया के द्वारा शुरू की गई ये महिलाओं के लिए, महिलाओं के कौशल विकास के लिए, उनके अंदर जो स्किल डेवलपमेंट के लिए, डिजिटल मार्केटिंग को विशेषकर जो है उसमें सिखाने के लिए 18 वीक्स का, 18 सप्ताह का एक प्रोग्राम है जो कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से जो है उनको प्रोवाइड करवाया जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 200 महिलाओं को इनिशियली, राइट। तो उसके लिए जो है ये डीजी पाइवोट है, ठीक है। तो ध्यान रखना ये गूगल के द्वारा है, ठीक है ना, गूगल के द्वारा। और गूगल का पता ही आपको, गूगल के सीईओ कौन है, सुंदर पिचाई, और गूगल का हेडक्वार्टर कहां पर है, कैलिफोर्निया, राइट। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है गूगल के बारे में भी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी, गूगल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, नैतिक मतदान के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग ने निम्नलिखित में से किसे पंजाब राज्य का आइकॉन नियुक्त किया है। तो देखिएगा, नैतिक जागरूकता, नैतिक मतदान के बारे में लोगों में जागरूकता प्रदान करने के लिए निर्वाचन आयोग ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने किसे जो है पंजाब राज्य का आइकॉन नियुक्त किया। युवराज सिंह को, सोनू सूद को, अमिताभ बच्चन को या पीवी सिंधु को, बता दीजिएगा करेक्ट आंसर क्या है इसका फटाफट से। ए, बी, सी और डी किसको किया गया है, बताओ फटाफट से। तो देखिएगा, सोनू सूद को किया गया है। सोनू सूद जो है पंजाब के रहने वाले हैं, पंजाब के मोगा से, ठीक है ना, पंजाब के मोगा डिस्ट्रिक्ट से रहने वाले हैं सोनू सूद, और उन्हीं को किया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पंजाब के लिए जो है राज्य का आइकॉन जो है नियुक्त किया है इलेक्शन के लिए, ठीक है। क्यों सोनू सूद, आपको पता है लॉकडाउन के टाइम पे काफी चर्चा में आ गए थे सोनू सूद। लॉकडाउन में जो उन्होंने लोगों की मदद की, तो उसके लिए जो है उनको यूएनडीपी के द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है, यूएनडीपी जो है, उसके द्वारा उनको 30 सितंबर को एक अवार्ड दिया गया था, जिसको क्या नाम दिया से अवार्ड था, स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड। स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड जो है, ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड, स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड जो है सोनू सूद को दिया गया था,
यूएनडीपी के द्वारा इसी की चीज़ के लिए, क्योंकि उन्होंने काफ़ी लोगों की मदद की थी और एक अलग एग्जाम्पल सेट किया था उस चीज़ का, देयर इज़ नो डाउट। तो इसीलिए जो है पंजाब के अंदर इनको जो है इलेक्शन कमीशन ने यूथ आपका इलेक्शन आइकन के रूप में नियुक्त किया है, राइट। तो ध्यान रखना है, इलेक्शन कमीशन की बात आ रही है तो भारत के निर्वाचन आयोग का जिक्र कहाँ पर है, हमारे संविधान में अनुच्छेद 324 के अंदर जिक्र है। और उसके अकॉर्डिंग जो है एक इलेक्शन कमिश्नर और दो चीफ जो है एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। और क्या है इसके अंदर अभी वर्तमान में कौन है चीफ इलेक्शन कमिश्नर भारत का, तो सुनील अरोड़ा जी जो है, सुनील अरोड़ा जी जो है वो भारत के वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। इसके अलावा दो चुनाव आयुक्त भी होते हैं, वो कौन है अभी वर्तमान में, सुशील चंद्रा और राजीव कुमार, ठीक है। वो दो जो है आपके अभी वर्तमान में इलेक्शन कमिश्नर है, दो चुनाव आयुक्त होते हैं और एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, सुनील अरोड़ा जो है वर्तमान में चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, क्लियर है। संविधान में 324 में इसका उल्लेख है। तो सोनू सूद इसका करेक्ट आंसर हो गया डी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मृदुला सिन्हा का 77 साल की उम्र में निधन हो गया है, निम्नलिखित में से किस विद्या से संबंधित थी, क्या विद्या थी उनके पास, ये बताना है। तैराकी, गायन, मूर्तिकला या लेखन, क्या इसमें से करेक्ट आंसर है, बताइएगा फटाफट से। मृदुला सिन्हा के बारे में बताइएगा। व्हाट इज द करेक्ट आंसर, क्या कर दिया जाए। तैराकी, गायन, मूर्तिकला और लेखन, तो वो क्या थी, साहित्य कला से जुड़ी हुई थी, लेखिका थी, ठीक है। इसके अलावा मृदुला सिन्हा जो है उससे जुड़ी और क्या बात है, गोवा की प्रथम फर्स्ट वुमेन राज्यपाल, गोवा की फर्स्ट वुमेन राज्यपाल थी, ठीक है। गोवा की प्रथम महिला राज्यपाल भी है, 2014 से 2019 तक रही हैं, ठीक है ना। तो 2014 से 2019 तक गोवा की प्रथम महिला राज्यपाल के रूप में मृदुला सिन्हा ने चार्ज रखा था। और ये एक लेखिका थी, 77 साल की आयु में इनकी मृत्यु हो गई अभी, ठीक है। 77 साल की आयु में इनकी मृत्यु हो गई और ये जो है मुजफ्फरनगर में पैदा हुई थी 1942 के अंदर, राइट। इसके अलावा अगर बात करें तो मृदुला सिन्हा जी जो है वो लेखिका थी और उन्होंने काफ़ी चीज़ें लिखी है, जैसे राजपथ से लोकपथ तक, ठीक है ना। एक बुक लिखी है उन्होंने, राजपथ से लोकपथ तक। उसी प्रकार से जो है नई देवयानी जो है इनकी बुक है एक, ठीक है। इसके अलावा जो रंग मेहंदी को, ऐसे करके लिखी हुई है एक इन्होंने। एक दत्तक पिता जो है ये बुक लिखी हुई इन्होंने, नोवेल है दत्तक पिता करके, जो टीवी सीरियल में भी यूज हुआ था बाद में, राइट। तो इस प्रकार से काफ़ी मतलब इंप्रेसिव राइटिंग स्किल थी इनकी, लेखिका थी ये, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, मृदुला सिन्हा जो है इसका करेक्ट आंसर है, राइट। तो मृदुला सिन्हा जो इसका करेक्ट आंसर है, ये ध्यान रखना है आपको, क्लियर है। तो 2014 से 2019 तक सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, महाजन कमीशन रिपोर्ट का संबंध निम्नलिखित में से किन राज्यों के सीमा विवाद से, बताना है आपको। असम, नागालैंड और मिजोरम, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक, ओडिशा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र और कर्नाटक, बताइएगा किससे है, ए, बी, सी और डी। असम, नागालैंड, मिजोरम, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक, ओडिशा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र और कर्नाटक, ए, बी, सी और डी। महाजन रिपोर्ट, क्या करेक्ट होगा, देखिएगा। महाजन रिपोर्ट जो है मेहरचंद महाजन की अध्यक्षता में जो है ये कमीशन बना था, इसने अपनी रिपोर्ट दे दी थी 1967 के अंदर। और इसकी रिपोर्ट के अनुसार जो है कर्नाटक तो खुश है बट महाराष्ट्र खुश नहीं है। ये जो है कर्नाटक, महाराष्ट्र और केरला इन तीन राज्यों की सीमा विवाद से संबंधित जो है इस कमीशन बनाया गया था, जिसमें महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में जो है अभी भी दिक्कत है, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर जो है बाल ठाकरे जी का बोला जाता है कि उनका सपना था कि जो केरल का बेलगाम वाला एरिया है, केरल का बेलगाम वाला एरिया, करवर वाला और निपानी वाला जो एरिया है, ये बोल रहे हैं कि ये जो है महाराष्ट्र का हिस्सा होना चाहिए। तो कर्नाटक बोल रहा है ऐसे कैसे होना चाहिए, हमारा हिस्सा है। तो इसके लिए जो है बोल रहे हैं महाजन रिपोर्ट के अनुसार उन्हीं का हिस्सा है वो, तो वो बोल रहे हैं कि महाजन रिपोर्ट को पूरी तरह से लागू करो, कर्नाटक ये बोल रहा है। और महाराष्ट्र बोल रहा है ऐसे कैसे करो रिपोर्ट को लागू, ये हमारे बाल ठाकरे साहब का जो है सपना है, उनका ड्रीम है, ऐसा होना चाहिए, राइट। तो इस प्रकार से विवाद चल रहा है। तो महाजन जो अगर रिपोर्ट के बारे में पूछे आपसे, तो महाजन जो है मेहरचंद महाजन जी की अध्यक्षता में बना था ये, और इनकी जो है रिपोर्ट 1967 में आई थी, ठीक है। तो इतना ध्यान रख लेंगे आप लोग महाजन कमीशन के बारे में। मेहरचंद महाजन, किसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, केरल, महाराष्ट्र और
कर्नाटक यानी डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। तो केरल, महाराष्ट्र और कर्नाटक जो है डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, वर्ष 2020 का बुकर पुरस्कार निम्नलिखित में से किसने अपने पहले उपन्यास सुगी बैन के लिए जीता है? बताइएगा, वर्ष 2020 का जो बुकर पुरस्कार है वो किसने जीता है? अरविंद अडिगा, सलमान रश्दी, अन्ना बर्नर्स और डगलस स्टुअर्ट। कौन है? ए, बी, सी और डी? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? क्या है इसका करेक्ट आंसर? बताओ फटाफट से, किसने जीता है 2020 का बुकर? एक बुकर भी होता है, एक इंटरनेशनल बुकर भी होता है, राइट। इंटरनेशनल बुकर भी है, एक बुकर होता है। तो बुकर किसने जीता है? तो ये है आपका डगलस स्टुअर्ट। डगलस स्टुअर्ट जो है वो इसका करेक्ट आंसर, यानी डी जो है डगलस स्टुअर्ट इसका करेक्ट आंसर है। और इनके उपन्यास जो है सुगी बैन, सुगी बैन जो इनका उपन्यास था उसके लिए मिला है उनको 2020 का आपका बुकर। ठीक है, बुकर की अगर बात करें, क्योंकि बुकर का पूछा है अभी, तो बुकर के बारे में पहले बताऊं तो बुकर की स्थापना जो है 1969 में हुई थी। और ये जो है एक ब्रिटेन की जो कंपनी है, उसके ब्रिटेन की जो है बुकर मैकोनल कंपनी जो है उसके द्वारा जो है दिया जाता है, ब्रिटेन की कंपनी द्वारा 1969 में इसकी स्थापना हुई थी, राइट। तो ये पुरस्कार जो है 2020 का किसको मिला है? डगलस स्टुअर्ट को। पहला जो मिला था ये मिला था पीएच न्यूबाई को। ठीक है, पीएच न्यूबाई जो है उनको मिला था समथिंग टू अचीव फॉर करके कैसा था उनका उपन्यास, तो उनके लिए पहला बार मिला था। बट इतना याद रख लेना, पीएच न्यूबाई को पहला मिला था, ये भी काफी है, इतना भी नहीं पूछेगा। अभी वर्तमान की चीजें ज्यादा पूछता है इस प्रकार से। ठीक है, तो डगलस स्टुअर्ट जो है इनको अभी वर्तमान में मिला है सुगी बैन के लिए। अब बात करें अगर इंटरनेशनल बुकर की, क्योंकि एक इंटरनेशनल बुकर भी है ना, इंटरनेशनल बुकर की अगर बात करें तो वो आपकी स्थापना हुई थी 2005 से। ठीक है, 2005 से जो है ब्रिटेन के द्वारा ये दिया जा रहा है। ठीक है, सो ये वाला भी ब्रिटेन के द्वारा था, इसके अंदर जो है आपकी 50,000 पाउंड दिया जाता है। ठीक है, और ये वाला भी ब्रिटेन के द्वारा। तो इंटरनेशनल बुकर जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? 2005 के अंदर, 2005 में इसकी स्थापना। 2020 में जो है एक उपन्यास था द डिस्कम्फर्ट इवनिंग, उसके लिए मिला था ये 2020 के अंदर। ठीक है ना, 2020 में किसके लिए? द डिस्कम्फर्ट इवनिंग के लिए मिला था मारिके लुकास रिजनेवेल्ट को। ठीक है, मारिके लुजाक रिजनेवेल्ट जो है उसको मिला था द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए। मारिके लुकाज रिजनेवेल्ट को। ठीक है, और इनकी क्या खास बात थी? ये सबसे कम उम्र की जो है ऑथर थी जिनको इंटरनेशनल मेंस बुकर मिला है, वो सबसे कम उम्र की थी। ठीक है, 1997 के अंदर बुकर जो है अरुंधति रॉय को भी मिला था। ठीक है, तो बुकर और इंटरनेशनल बुकर जो है दोनों के बीच का फर्क समझ लेना। इंटरनेशनल बुकर मिला है द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग मारिके लुकाज रिजनेवेल्ट को। ठीक है, और आपका बुकर किसको मिला है? डगलस स्टुअर्ट को मिला है। ठीक है, तो इन दोनों के अंदर जो है फर्क अच्छे से समझ के रखना है। तो इसका करेक्ट आंसर इस प्रकार से क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, तो डगलस स्टुअर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, भारतीय जीवन बीमा निगम ने अपना पहला डिजिटल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, बताइए उसका क्या नाम है? भारतीय जीवन बीमा निगम यानी क्या है? मतलब LIC, भारतीय जीवन बीमा निगम, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, LIC का कौन सा डिजिटल एप्लीकेशन लॉन्च किया इसने? समाधान, निवेदन, जीवन या आनंदा? A, B, C और D? तो इसका करेक्ट आंसर है आनंदा। आनंदा जो है ये इसकी एप्लीकेशन है जिसके थ्रू डिजिटली जो है आपके एजेंट्स जो आपके इंश्योरेंस करते हैं डिजिटली जो है पूरी तरह से किसी भी कस्टमर को जो है जोड़ सकते हैं, उनकी पॉलिसी कर सकते हैं, उनका इंश्योरेंस कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो है डिजिटलाइज कर दी है, विदाउट कॉन्टैक्ट जो है, विदाउट कागज़ का यूज़ किए हुए सारी चीज़ें पॉसिबल हो गई है अभी। तो इसीलिए जो है आनंदा नाम से इन्होंने शुरू की है। आनंदा की अगर बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है आत्मनिर्भर एजेंट न्यू बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन। ठीक है, आत्मनिर्भर एजेंट न्यू बिजनेस आपकी एप्लीकेशन है ये डिजिटल। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है आनंदा। इसके बाद बात करें अगर LIC की, तो LIC जो है इसका हेडक्वार्टर है मुंबई के अंदर हेडक्वार्टर है इसका। और इसकी जो
नेशनलाइजेशन है वो हुई है 1 सितंबर 1956 को। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, इसकी नेशनलाइजेशन कब हुई थी, तो राष्ट्रीयकरण हुआ था इसका 1956 के अंदर। और इसके जो अभी चेयरमैन कौन है, एम आर भार्गव। चेयरमैन जो होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है ये, तो चेयरमैन का कार्यकाल भी होता है 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, ठीक है ना। तो एम आर भार्गव जो है इसके वर्तमान के अंदर LIC के चेयरमैन है, मुंबई के अंदर इसका मुख्यालय है। तो ये चीज़ें आपको इसके अंदर ध्यान रखनी है, ठीक है ना। 19 नवंबर को इन्होंने ये लॉन्च किया है। इसकी टैगलाइन है जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, LIC का टैगलाइन है, राइट। तो ये कुछ एक चीज़ें और ध्यान रख लेनी है। तो करेक्ट आंसर इसमें आनंदा यानी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक। वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक जो है 2020 में भारत से कौन सा स्थान पर है, भारत इसमें कौन से स्थान पर है ये पूछा है आपसे। 67, 72, 77वां और 75वां। तो आपको ये बताना है कि वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक में 2020 में जो जारी हुआ है उसमें भारत कौन से स्थान पर है, बताइएगा। कौन से पर है, देखिएगा। ट्रेड के अंदर जो रिश्वत होती है उसके बारे में मेन है, बाकी जो लोकल लेवल पे जो रिश्वत होती है वो सारी चीज़ें इसमें शामिल है। और इसके अकॉर्डिंग जो है इंडिया को रैंक मिला है 77th। लास्ट ईयर 78 था, अब इस बार जो है 77 है इंडिया का रैंक। तो इसके अंदर क्या है एक्चुअल में, ट्रेस करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसके द्वारा ये जारी किया जाता है, ठीक है ना। ट्रेस करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा ये जारी किया जाता है। इसमें 149 देशों को 94 देशों को शामिल किया गया था, 194 देशों का सूचकांक था, राइट। इसके अंदर सबसे कम अगर बात करें रिश्वत जोखिम सूचकांक जो है, इसमें सबसे कम रिश्वत जो है कहाँ पर है, तो उसके अंदर देश आपके डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड जैसे, डेनमार्क, नॉर्वे और फिनलैंड जैसे कंट्रीज जो है उसके अंदर शामिल है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा की अगर बात करें तो उसके अंदर जो है नॉर्थ कोरिया हो गया, तुर्कमेनिस्तान हो गया, साउथ सूडान हो गया, ये कंट्रीज जो है इसमें सबसे ज़्यादा जो है ये सूचकांक जो है जोखिम, रिश्वत जोखिम जो है सबसे ज़्यादा है इनके अंदर, राइट। तो ये ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर इसको किस आधार पर जो है देखा जाता है तो उसके अंदर जो है ट्रांसपेरेंसी कितनी है गवर्नमेंट मशीनरी के अंदर, जो पब्लिक सर्वेंट्स है उनके अंदर ट्रांसपेरेंसी कितनी है, पब्लिक पॉलिसीज़ के अंदर ट्रांसपेरेंसी कितनी है, देन बिजनेस इंटरेक्शन कितना है गवर्नमेंट का। तो ये तमाम चीज़ें जो है ट्रांसपेरेंसी मुख्य रूप से मायने रखती है इसके अंदर। तो इस आधार पर जो है ये किया जाता है ट्रेस के द्वारा। और 2019 के अंदर इसमें इंडिया का रैंक 78 था, बट इस बार जो है रैंक हो गया है इंडिया का 77वां, ठीक है, 77th हो गया इस बार रैंक। तो ये आपको ध्यान रखना है, राइट। तो ये आपका जो है वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक था 2020 का, क्लियर है। तो इसके अंदर जो है इतनी बातें ध्यान रखनी है, ट्रेस के द्वारा, और इंडिया का 77th। सबसे कम देखें तो कुछ में है फिनलैंड हो गया, नॉर्वे हो गया, तो इनके अंदर सबसे कम है, ठीक है, डेनमार्क हो गया, ठीक है। और सबसे ज़्यादा की अगर बात करें तो आपका नॉर्थ कोरिया हो गया, इसके अलावा साउथ सूडान हो गया और तुर्कमेनिस्तान हो गया, इसमें सबसे ज़्यादा रिश्वत जोखिम सूचकांक है, क्लियर। तो इसका डी करेक्ट है, ठीक है। तो इसी के साथ जो आज के क्वेश्चन से इतने ही थे, बाकी जो है कल मिलेंगे अगले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक जो है ये क्वेश्चंस देखिएगा और रिवाइज भी करते रहिएगा साथ साथ, ओके। सो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।